Assalamualaikum students, hope you all are fine. We studying the chapter number 4 cells and tissues, and our today topic is cellular structure and functions, in which we study about the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन क्या है? व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है किसमें? एनिमल सेल में। हमने इससे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन प्लांट सेल। जब हमने प्लांट सेल की बात करी थी तो सेल वॉल क्या था? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन था। लेकिन अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, बट इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट आफ्टर सेल वॉल। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन किसके बाद आती है? सेल वॉल के बाद आती है। अब सेल मेम्ब्रेन किससे कंपोज्ड है हमारे पास? लिपिड से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से। और किस तरीके से कंपोज है? डबल लेयर ऑफ लिपिड से। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं? हमारे पास 1972 में जो है दो साइंटिस्ट आए थे, सिंगर और निकलसन, जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था। किसके ज़रिए? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ज़रिए। उन्होंने एक मॉडल पेश किया था जिसके ज़रिए उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। अब सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब ये किस तरीके से अरेंज है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। किससे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। ये हमारे पास सेक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। अभी मैंने आपको बताया कि टू लेयर्स यानी कि बाय लेयर ऑफ क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। ये लिपिड के क्या है? टू लेयर्स हैं। इनको फॉस्फोलिपिड भी या फॉस्फोलिपिड बाय लेयर भी कहते हैं। ये लिपिड के क्या है? दो लेयर है। इसके अलावा इसके सेंटर में जो है क्या है? सेंटर में या अरेंज किस तरीके से प्रोटीन्स हुए हैं? एम्बेडेड फॉर्म में हुए हैं, यानी कि एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं हुए, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, आगे पीछे कहीं भी क्या हुए? एम्बेड हुए हैं। जिस तरीके से मैं कस्टर्ड की बात करती हूँ, अगर हम कस्टर्ड देखें तो कस्टर्ड का फ्लूइड कैसा होता है? ना ज़्यादा थिक होता है ना ज़्यादा थिन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। यानी कि फ्लूइड का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मोज़ेक मतलब पैटर्न में अरेंज ना होना, यानी कि इर्रेगुलर फॉर्म में होना। तो इसमें प्रोटीन किस तरीके से एम्बेडेड है? इर्रेगुलर फॉर्म में, मोज़ेक फॉर्म में अरेंज है। इसके अलावा इसमें क्या में मौजूद है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन के साथ अटैच है उनको ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स जो लिपिड के साथ अटैच है, जो कि लिपिड के साथ अटैच है, ये लिपिड के साथ अटैच है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। तो जो प्रोटीन के साथ अटैच है उनको ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ अटैच है उनको ग्लाइकोलिपिड कहा जा रहा है। इसके अलावा इसमें स्मॉल स्मॉल क्या मौजूद है? थोड़ी क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तौर पर आपको समझाया गया है। थोड़ा फिर से स्टडी करते हैं, तो ये बाय लेयर पे मौजूद है, यानी कि इसके लिपिड के टू लेयर्स हैं। इसमें प्रोटीन्स क्या है? मोज़ेक फॉर्म में अरेंज है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन के साथ अटैच है उनको ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, और जो कि लिपिड के साथ अटैच है उनको ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं। और इसमें फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? परमिएबल है, तो ये अपने अंदर से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी और लार्जर मॉलिक्यूल्स को भी पास होने देता है। लेकिन ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल ये नहीं है कि हर चीज़ को अपने अंदर से पास आउट होने दे। उन सेलेक्टिव आयंस को जो कि सेल के लिए नीडेड है, तो उनको क्या होता है? परमिएबल होता है उनके लिए, ताकि उनको पास कर सके, उनको मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कर सके, किसमें? इन एंड आउट फ्रॉम द सेल टू परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो सेल में जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनको परफॉर्म के लिए क्या कर रहे होते हैं? ये मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्लास हमारे पास जो तीसरा सेलुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? बायोलॉजी में कुछ टर्म्स जो है बाय मीनिंग ही होते हैं, यानी कि उसी टर्म में उसका नाम भी मौजूद होता है। साइटो हमारे पास सेल को कहते हैं, और प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म यानी कि सेल में जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? सेमी विस्कस। विस्कस हम किसको कह रहे होते हैं? कोई किसी भी चीज़, वो कितना गाढ़ा है, कितना विस्कस है।
साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी विस्कस, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा थिन है, यानी कि सेमी विस्कस है। इसके बाद कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म कैसा है, सेमी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जो जिससे हम आर पार देख सकें, ऐसा फ्लूइड जिससे हम आर पार देख सकें। लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं अगर किसी बॉटल में साइटोप्लाज्म को रखती हूँ, अगर वो ट्रांसपेरेंट होता तो क्या होता, उसके आर पार नज़र आता, लेकिन ये सेमी ट्रांसपेरेंट, तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे आर पार नज़र आएगा लेकिन कैसा, धुंधला नज़र आएगा। तो सेमी विस्कस है साइटोप्लाज्म और क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है। ये हमारे पास क्या है, सेल का मेम्ब्रेन है और इसमें क्या मौजूद है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास लेयर होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म, वहाँ पाया जाता है। लोकेशन क्या बताइए इसकी, बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म किससे कंपोज्ड है, मेनली वाटर से। साइटोप्लाज्म मेनली उसमें जो कंपाउंड पाया जाता है उसको वाटर कह रहे हैं कि मेनली वाटर से कंपोज्ड है। इसके बाद उसमें क्या मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, फैट्स मौजूद है। इसके अलावा डिफरेंट्स क्या है, आयंस मौजूद हैं जो कि पार्शियली डिसॉल्व है। कुछ कम्प्लीटली भी डिसॉल्व होते हैं और कुछ पार्शियली भी डिसॉल्व होते हैं, इसलिए वो किस तरीके का सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है उसका। इसके बाद हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान होता है, यानी कि इनसाइड द सेल मौजूद होता है। तो क्या कर रहा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो प्रोवाइड स्पेस दे रहा होता है, यानी कि स्पेस दे रहा होता है डिफरेंट ऑर्गेनीज को। जो सेल में ऑर्गेनीज मौजूद होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस है, तो ऐसे ऑर्गेनीज को क्या दे रहा होता है, साइटोप्लाज्म स्पेस दे रहा होता है, यानी कि उनको होल्ड करके रखता है टू परफॉर्म देयर फंक्शन, ताकि वो अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि बायोकेमिकल रिएक्शन। अब हमारी बॉडीज में या सेल में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो रिएक्शन जो से लाइफ से रिलेटेड हो उनको बायोकेमिकल रिएक्शन कह रहे होते हैं। बहुत से केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन जो मेन हमारे पास एक मतलब रिएक्शन होता है उसको रेस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। ग्लूकोज कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तब वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या कह रहे होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि किस में होता है, रेस्पायरेशन में, जो कि बहुत मेन हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस किस में होती है, रेस्पायरेशन में। तो ग्लाइकोलाइसिस को परफॉर्म कहाँ कराया जाता है, साइटोप्लाज्म में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्पायरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है वो कहाँ होती है, तो वो मेन फंक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म में। क्लास आज हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया, उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म को स्टडी किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।